तो आज जिस मांगा के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है अ क्रूएल गॉड रेन्स एंड इस मांगा को लिखा है मोटो हाजियो ने। और मांगा पब्लिश्ड हुई थी 1992 से लेकर 2001 के बीच। ये कहानी एक जेरेमी नाम के लड़के की है और एक डिप्रेसिंग मांगा है। अगर आपने इसे पढ़ा तो मुझे यकीन है कि आप भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये कहानी है किसी के दर्द की, किसी के अपनों को खोने की और किसी की सफरिंग की। और इसमें वो सब है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख सकता है। तो अपने रिस्क पर ही पढ़िएगा। नाउ कहानी शुरू होती है जहाँ नैरेटर बता रहा होता है, मैं तुम्हें एक ट्रेजेडी के बारे में बताना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किसी का फ्यूनरल हो रहा था। सो अब यहाँ पर एक एयान नाम का लड़का था जिसके पास उसका अंकल आता है और उसे बताता है कि ये एक एक्सीडेंट था। और वो इयान को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। और अब इयान जेरेमी के पास जाता है जो कि इस हादसे से बहुत टूट चुका था और वो रो रहा था। सो यही इस मांगा का मेन कैरेक्टर है। सो जिस कार एक्सीडेंट के बारे में जेरेमी के अंकल बात कर रहे थे, उस कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे वो थे जेरेमी की माँ और इयान के पिता। सो यहाँ पर जेरेमी ने अपनी माँ को खो दिया था और इयान के पिता बुरी तरीके से जल चुके थे। पर यहाँ पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने कहा कि अब वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर बेचारे जेरेमी को इतना बड़ा शॉक लगा था कि वो बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा था, ही शुड डाई। फ्यूनरल में आए लोग भी जेरेमी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। और अब हमें पता चलता है स्टोरी बताने वाला और कोई नहीं, इयान है। और वो कहता है मेरे पिता ने दूसरी शादी की, पर जब सैंड्रा और उसका बेटा जेरेमी मेरे घर पर आए तब से ही हमारे घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो गई। सो अब मेन स्टोरी शुरू होती है 6 महीने पहले बूस्टन में, जहाँ जेरेमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। दोनों बीच पर जाने के बारे में सोचते हैं और जिसके बाद दोनों अपने अपने काम से चले जाते हैं। तो अब जेरेमी की माँ को दिखाया जाता है जो अपनी शॉप पर थी और वहाँ एक आदमी आता है जिसके पहनावे से पता चलता था कि वो कितना अमीर है। और वो उनकी शॉप पर कुछ एंटिक चीज़ें खरीदने आया था। अब यहाँ पर दोनों के बीच में बात ही होती है, लेकिन यहाँ पर उस आदमी को जो चीज़ पसंद आई थी वो सैंड्रा के लिए काफ़ी प्रेशस थी, इसलिए वो उस चीज़ को बेचना नहीं चाहती थी। और वो आदमी उसे खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था। सो जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ खरीदे जाने वाला होता है, जब तक वहाँ पर जेरेमी आ जाता है। सो अब जेरेमी अपनी माँ से कहता है क्या मैंने आपके कस्टमर को डरा दिया मॉम। जिसके बाद जेरेमी उस आदमी के पास जाता है और कहता है सर, क्या आपके लिए वो आइटम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कुछ और भी खरीद सकते हैं। और जिसके बाद वो आदमी जेरेमी से पूछता है क्या तुम उस औरत के बेटे हो। सो जेरेमी यहाँ पर हाँ बोलता है। सो वो आदमी बोलता है ओह, तो वो औरत तुम्हारी माँ है। सो अब वो आदमी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ग्रेग लोलैंड है। और ग्रेग कहता है कि मैं कुछ दिन बूस्टन में रुकना चाहता हूँ और मैं वो एंटिक पीस लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब सैंड्रा यहाँ पर ग्रेग और जेरेमी की बातें सुनती है जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेग काफ़ी ज़्यादा महंगे होटल में ठहरा है। और वो नोटिस करती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा महंगी और एक्सपेंसिव घड़ी पहनी है। जिसके बाद दोनों की मुलाकात फिर से म्यूज़ियम में होती है। जिसके बाद दोनों बाहर चलकर कुछ देर बातें करते हैं। अब यहाँ पर सैंड्रा को पता चलता है कि ग्रेग एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है, इसका मतलब वो काफ़ी अमीर होगा। ग्रेग कहता है उसे बूस्टन में आकर नॉस्टैल्जिया फील होता है। और ग्रेग बताता है कि वो 2 साल बूस्टन में रुक चुका है। वो बताता है कि मेरी वाइफ उस टाइम काफ़ी जवान थी और मेरा बेटा भी उस वक्त काफ़ी छोटा था और इस बात को 15 साल हो चुके हैं। और मैंने बूस्टन में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। और वो अपनी वाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर करता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ से मिला था और उसके ट्रैवल मेकिंग फ्रेंड्स से भी। मुझे लगता है कि वो बीमार भी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी बिताना मुश्किल है। जब हम लंदन गए वो बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। और ये सब बताते हुए वो इमोशनल हो जाता है और वो कहता है वो एंटिक पीस उसकी वाइफ की आखिरी निशानी है जो वो छोड़कर गई है। मेरी वाइफ वो एशियन आर्ट बहुत पसंद करती थी
अपनी पढ़ाई में मैं बहुत बिजी रहता था, इसलिए मैं उसके साथ कभी भी बूस्टन के म्यूज़ियम आर्ट में नहीं जा सका और इसीलिए मैं दोबारा बूस्टन नहीं आना चाहता था। यहाँ पर ग्रेग की बातें सुनकर सैंड्रा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ आए। पर यहाँ पर ग्रेग कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तुमसे मिला सैंड्रा। और वो सैंड्रा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मिस्टर लोलैंड नहीं बल्कि ग्रेग कहकर पुकारे। यहाँ दूसरी तरफ जेरेमी भी अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था और वो काम करते करते अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मस्ती करता है, जिसके बाद उसको सैंड्रा का कॉल आता है और सैंड्रा उसे कहती है कि वो ग्रेग के साथ है और वो कहती है कि वो ग्रेग के साथ किसी आइलैंड में घूमने गई है और क्योंकि तूफान काफ़ी तेज़ चल रहा है इसकी वजह से वो घर आज नहीं आ पाएगी। और जेरेमी कहता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ग्रेग और सैंड्रा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे, जिसके बाद अब शीन शिफ्ट होता है और ग्रेग डिनर पर जेरेमी के घर आता है। यहाँ पर जेरेमी ग्रेग का काफ़ी अच्छे से स्वागत करता है, जिसके बाद सैंड्रा कहती है कि उसने ग्रेग से प्रॉमिस किया है कि वो उसे उसके पिता का कलेक्शन दिखाएगी। अब ग्रेग कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी अपसेट है क्योंकि मैं एक हफ्ते से ज़्यादा बूस्टन में रुका हूँ, पर मैं क्या करूँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। इसके बाद सैंड्रा प्लान बनाती है कि कल वो इंडिपेंडेंस डे की परेड में मिलेंगे, जिसके बाद अगले दिन सैंड्रा तैयार होती है और जेरेमी उसे पूछता है क्या आप उससे शादी करने के बारे में सोच रही हैं। सैंड्रा कहती है कि मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है और ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो आखिरी बार ग्रेग से मिलना चाहती है। सैंड्रा की हालत ख़राब है जब से उसका पति गुजरा और वो डिप्रेशन में भी है, इसलिए उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि ग्रेग जैसा आदमी उसे कभी प्यार भी करेगा, इसलिए बस आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। अब सैंड्रा ग्रेग से मिलती है और ग्रेग उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एंड वो अपने कोट से कुछ निकालता है जो कि एक डायमंड रिंग होती है, जिसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है सैंड्रा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ सैंड्रा इमोशनल और सरप्राइज एट द सेम टाइम, मतलब जो उसने सोचा था उसे मिल गया।